बात करते हैं साउथ दिल्ली की, जहां पर ट्रिपल मर्डर की वारदात से हड़कंप मच गया। जहां एक घर से 3 लोगों के शव मिले। हत्या का शक घर के छोटे बेटे पर जताया जा रहा है, जो वारदात के बाद से ही फरार। इस हत्याकांड की जानकारी पुलिस को तब मिली जब पड़ोसियों को लाशों से बदबू आने लगी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उसे खून से सनी 3 डेड बॉडी मिली, जिसमें 2 बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर मिली जो पिता और बेटे की थी। आसपास चाकू और पत्थर पड़े थे। जब पुलिस फर्स्ट फ्लोर पर गई तो वहां उसे मां की लाश मिली। फिलहाल जो तीनों शव हैं वो घर के अंदर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल बाहर भी मौजूद है। एक एफएसएल की टीम यानी कि जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो आकर यहाँ पर साक्ष्य यानी कि जो प्रूफ्स हैं उनको इकट्ठा कर चुकी है। वहीं दूसरी एफएसएल की टीम का भी इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद में बॉडीज को यहाँ से निकाला जाएगा। शुरुआती जांच में पता चला कि घर का दूसरा बेटा सिद्धार्थ, जिसकी उम्र 22 से 23 साल है, वो हत्याकांड के बाद से गायब है। स्थानीय लोगों से पूछताछ में ये पता चला कि सिद्धार्थ का साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था। सिद्धार्थ ने किसी को बताया था कि उसने अपने परिवार की हत्या कर दी है, जिसके बाद से वो फरार हो गया। इस लड़के ने ही ऐसा हत्या की है, क्योंकि आसपास के लोग कह रहे थे कि ये मदर फादर को लाइक नहीं करता है। वहीं पुलिस को एक पर्चा मिला है, जिससे पता चलता है कि सिद्धार्थ मानसिक रोगी है, जिसका 12 साल से इलाज चल रहा है। लेकिन इस हत्याकांड के बाद मोहल्ले के लोग डरे हुए हैं। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कई लोग मेरे घर पे आए कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, क्या करें। ये चारों तरफ पुलिस है, यहाँ की हर आदमी डरा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने घर को सीज कर दिया है और सिद्धार्थ की तलाश में जुटी है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बेस्ट चुनाव में बीजेपी की जीत पर पोस्टर लगे हैं। मुंबई में लगे पोस्टर में ठाकरे बंधुओं पर तंज कसा गया है। ब्रांड ठाकरे कोमा में, स्वदेशी देवाभाऊ जोश में, ये पोस्टर में लिखा हुआ है। उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी ने एक साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा था। उद्धव राज ठाकरे की पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली। दोनों ही पार्टी शून्य पर ही सिमट कर रह गई। उद्धव की पार्टी का 9 साल से बेस्ट पर कब्जा था और उसके बाद इलेक्शन में ये हाल हुआ, जिस पर अब ये तंज कसते हुए बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं। 12 सीटें यहां जो स्थानीय पार्टी थी उसको मिली है। वहीं यूपी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में 2 साल का बच्चा अब आवारा कुत्तों का शिकार बना। बच्चे के पिता ने इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार बताया है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के पास खेल रहा था, तभी गली के आवारा कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। कुत्तों ने बच्चे को बुरी तरह काटा। बच्चे के सिर, पीठ और कमर पर कुत्तों के दांत छप गए। जब बच्चे को चीखता देखा तो घर वालों ने उसे बचाया, लेकिन इस घटना ने लोगों को दहशत से भर दिया है। वहीं बच्चे के पिता ने एक्स पर पोस्ट कर लखनऊ के मेयर और नगर निगम से इसकी शिकायत की है। दरअसल लखनऊ में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। वहीं लखनऊ में ही थाने के अंदर शौकीन दरोगा का पैर दबवाते हुए एक वीडियो सामने आया, जिसने पूरे पुलिस महकमे की फजीहत करा दी। ये कोई मसाज पार्लर नहीं है जहां दरोगा जी अपनी खिदमत करवाने आए हैं। ये लखनऊ का ठाकुरगंज थाना है। दरअसल दरोगा जी को मसाज का इतना शौक चढ़ा कि थाने को ही स्पा सेंटर बना दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं, मसाज के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा बेड लगाया गया है। गर्मी से बचने के लिए एसी चल रहा है और एक फरियादी है जो दरोगा जी के पैर दबा रहा है। दरोगा जी वर्दी में मस्त होकर मसाज का मजा ले रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के थाना ठाकुरगंज का है, जहां तैनात दरोगा गोरखनाथ चौधरी एक फरियादी से पैर दबा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अब खबर कन्नौज से, जहां इलाके में चोर, बदमाश और ड्रोन उड़ने की अफवाह को लेकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अफवाह की वजह से हालात यहां तक पहुंच गए कि इसका शिकार एक मजदूर को होना पड़ा। पूरे इलाके में तनाव है। ये तनाव रात के समय में और बढ़ जाता है।
लोग रात को सो नहीं रहे हैं और अपने अपने गांव में गश्त कर रहे हैं। वजह है इलाके में फैली चोर बदमाश और ड्रोन उड़ने की अफवाह। तस्वीरों में देखिए, लोग अपने घरों के बाहर पहरा दे रहे हैं, हाथों में लाठी और डंडे लेकर पूरे गांव में गश्त लगा रहे हैं। यह पूरा मामला है कन्नौज के छिमराबऊ के सिकंदरपुर इलाके का। यहां लोगों ने इस अफवाह के चलते मध्य प्रदेश के एक मजदूर को चोर समझकर पीट दिया। लोग ये दावा कर रहे हैं कि रात के समय उन्हें इलाके में ड्रोन उड़ते दिखाई दे रहे हैं। इस अफवाह ने पुलिस महकमे को भी चौकन्ना कर दिया है। कन्नौज पुलिस इलाके में जागरूकता अभियान चला रही है। अलग अलग गांव में चौपालें लगाई जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उसे फैलाएं। सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की भ्रामक पोस्ट न डालें। पुलिस ने सख्त हिदायत दी है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध ट्रैक्टर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने आरोपियों के साथ 6 ट्रैक्टर और 1 कंटेनर बरामद किया। पकड़े गए तीनों आरोपी असम से लाए गए ट्रैक्टरों की पहचान और नंबर प्लेट बदलकर बेच दिया करते थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब मुरादाबाद पुलिस वाहन माफिया के खिलाफ अभियान चला रही थी। तभी पुलिस को इस गिरोह के बारे में पता चला, जो असम के किसानों से सस्ते में ट्रैक्टर खरीदकर यूपी में महंगे दामों में बेचा करते थे, जिनका इस्तेमाल अवैध कारोबार में किया जा रहा था। बिना किसी कागज के ट्रैक्टर की असम से खरीद होती थी और ये वही ट्रैक्टर्स होते थे जिन्हें किसान फाइनेंस और सरकारी सब्सिडी पर खरीदा जाता है। यानी ये सभी ट्रैक्टर बिना किसी कागज के फर्जी नंबर प्लेट पर पश्चिमी यूपी की सड़कों पर फर्राटा भर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने 6 ट्रैक्टर और 1 कंटेनर को जब्त किया है और सभी अवैध ट्रैक्टर्स की तलाश हो रही है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर मिली है बम की धमकी और इस बार भी यह धमकी ईमेल के जरिए मिली है। 5 स्कूल हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के प्रसाद नगर और द्वारका के स्कूलों को यह धमकी ईमेल के जरिए दी है। स्कूलों में पुलिस की टीम पहुंच चुकी है और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच चुकी है। इससे पहले आपको याद होगा कि 3 स्कूल दिल्ली के जिन्हें ये धमकी मिली थी और अब एक बार फिर ये धमकी मिली है ईमेल के जरिए। 5 स्कूलों को ये धमकी मिली है। बात करते हैं यूपी के गाजियाबाद की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब चादर गैंग के बदमाश ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली मारकर इनामी बदमाश को घायल कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में यह शातिर बदमाश कई दिनों से पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। बदमाश बड़े बड़े शोरूम के शटर को काटकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। ताजा मामला जयपुरिया मॉल का था, जहां शातिर लुटेरे ने शोरूम से लाखों की घड़ियों पर हाथ साफ कर दिया और नेपाल भाग गया। वहीं बदमाश फिर किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। तभी पुलिस ने उसका पीछा किया। इस दौरान उसने फायरिंग कर दी। जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बात करते हैं मुंबई की, जहां भारी बारिश के बाद अब गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। आज दक्षिण गुजरात में बहुत भारी बारिश का अनुमान है। द्वारका में बारिश का रेड अलर्ट है, जबकि कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मोरबी, जामनगर, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, सूरत, नवसारी, वलसाड़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से गुजरात के कई शहरों में जो स्थिति है वो विकट है। द्वारका, जूनागढ़, गांधीनगर में बाढ़ जैसे हालात। नवसारी जिले में 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई। जिले में पानी भर जाने के कारण लगभग 80 सड़कें बंद कर दी गई। तो बनासकांठा में ओझत नदी का बांध टूट गया है। ये 3 तस्वीरें आपको गुजरात के हालात को बयां कर रही हैं, किस तरह से वहां पे बारिश के बाद सैलाब आया हुआ है और जलमग्न नजर आ रही है सड़कें। नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज सुबह नामांकन करने वाले हैं, जिसके लिए इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। उससे पहले बुधवार को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में बी सुदर्शन रेड्डी की उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले अलग अलग दलों के नेताओं से उनका परिचय कराया गया।
सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, रामगोपाल यादव समेत 80 सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के नामांकन पत्र में प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए। उससे पहले सुदर्शन रेड्डी ने अपने भाषण में राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया। जब सड़क खामोश है, सदन आवारा। श्री राहुल जी, he doesn't allow the street to be silent. But it has become his second nature and a habit. And it is part of a journey now to face one challenge after the other. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बी सुदर्शन रेड्डी की तारीफ की और उनका समर्थन किया। Now we are backing Sudarshan Reddy ji. I'm confident that he will fight an extremely solid election and the nation will see the message that we are intending to deliver. दूसरी तरफ एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने प्रचार शुरू कर दिया है। बुधवार को उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की और चुनाव में उनका समर्थन मांगा। वहीं वैश्विक राजनीति में चल रही उठापटक के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को में है, जहां उन्होंने रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव से मुलाकात की। जयशंकर का रूस दौरा भारत रूस संबंधों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि 10 दिन के अंदर फोन पर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 बार बात हुई है। इसी बीच जयशंकर मॉस्को पहुंचे और उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव से सुरक्षा, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी समेत कई अहम मुद्दों पर गहन चर्चा की। विदेश मंत्री ने भारत रूस अंतर सरकारी आयोग यानी IRIGC टेक की 26वीं बैठक की सह अध्यक्षता की, जिसमें व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर विशेष जोर दिया गया। Over the last 4 years, Excellency, our bilateral trade in goods has increased, as you have noted, from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 24-25, and it continues to grow. बैठक में विदेश मंत्री ने व्यापार संतुलित रखने के भी सुझाव दिए। एस जयशंकर आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें विदेश मंत्री वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में बताया है कि जयशंकर की यात्रा का मकसद भारत रूस की विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। वहीं यूपी के झांसी से मोहब्बत के खौफनाक अंत की कहानी सामने आई है। शादी की जिद करने पर लिव इन पार्टनर ने महिला के 7 टुकड़े कर दिए, जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 35 साल की रचना यादव ने पहले पति से तलाक ले लिया था। दूसरे पति की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वो संजय पटेल नाम के शख्स के साथ लिव इन में रहने लगी थी। जांच में पता चला कि रचना ने जब संजय पर शादी का दबाव बनाया तो संजय ने उसके कत्ल की कहानी तैयार कर दी, क्योंकि संजय पटेल पहले से ही शादीशुदा था। संजय ने बेहद शातिराना तरीके से 9 अगस्त को रचना की हत्या कर दी और उसके शरीर के टुकड़े करके उन्हें बोरियों में भरकर कुएं में फेंक दिया। संजय ने बताया कि वो रचना को बहाने से अपने साथ ले गया और रास्ते में गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। राजस्थान के झुंझुनू में 10 महीने पहले 36 साल की महिला का कत्ल कर दिया गया था। अब इस मामले में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो उस महिला का प्रेमी था। पुलिस ने जयवीर नाम के इस आरोपी को चाय की दुकान से बर्तन धोते हुए गिरफ्तार किया। इस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आरोप है कि जयवीर ने 10 महीने पहले 36 साल की महिला की हत्या इस वजह से कर दी थी क्योंकि इसने शादी से इनकार कर दिया था। हत्या के बाद जयवीर कभी गुरुग्राम में क्रेन ऑपरेटर बनकर छिपा रहा तो कभी जयपुर में मजदूरी करता था। पहचान छिपाने के लिए इसने नाम भी बदले, लेकिन इस बार जब पुलिस ने झुंझुनू की चाय की दुकान पर छापा मारा तो ये वहां बर्तन धोते हुए पकड़ा गया। वहीं राजस्थान के भिवाड़ी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला पति की मौत के बाद अपनी बहन के पति के साथ लापता हो गई। पति पत्नी 15 दिन पहले ही संतरा कॉलोनी में किराए के कमरे पर रहने के लिए आए थे। मंगलवार शाम 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि सातलका इलाके के एक कमरे में गुड्डू नाम के युवक का शव पड़ा है। हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस कमरे में गुड्डू और बॉबी रहते थे
ठीक उसी कमरे के बगल में बॉबी का जीजा अनुज चौधरी भी किराए में रहता था। मंगलवार सुबह बॉबी अपने मकान मालिक से ये कहकर बाहर निकली कि वो अस्पताल जा रही है और कमरे के बाहर से ताला लगा दिया। बाद में जब कमरे का ताला खुलवाया गया तो गुड्डू की लाश मिली, जिसके शरीर पर गहरे चोट के निशान थे। पुलिस के मुताबिक एफएसएल जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। इधर पुलिस फरार पत्नी और जीजा की तलाश में जुट गई है। और बात राजस्थान के अलवर की, जहां नीले ड्रम में मिले लाश के बाद से हर कोई हैरान है। इस बीच नाबालिग बेटे के बयान को सुनकर पुलिस दूसरे एंगल से भी मामले की जांच में जुट गई है। नाबालिग के मुताबिक पहले दोनों ने शराब पी और उसके बाद लड़ाई होने लगी। मेरी मम्मी ने पापा को पकड़ लिया। पापा कहीं मम्मी को मार रहे, कहीं मम्मी पापा को मार रही। फिर पापा एकदम चक्कर खा के गिर गए। बेटी ने ये बताया कि लाश को नीले ड्रम में डालते हुए उसने देख लिया था। अंकल आए, मेरे पापा की लाश को ड्रम में डालते हुए देखा तो मैंने कहा अंकल ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने ये कहा बेटा तेरे को रात की घटना याद नहीं है। नाबालिग ने यह भी कहा कि वारदात के बाद दोनों की मंशा ईंट भट्टे पर छिप जाने की थी। एक भट्टे पे गए थे, उसके बाद एक रात हमने वहाँ पर काटी। उसके बाद जो भट्टा मालिक था उस वो भट्टे का, उसने चौकीदारों के पास फोन किया। बच्चे की गवाही ने गुनाह की सारी परतें खोलकर रख दी और सच सामने आ गया। यूपी के रायबरेली में एक मुस्लिम युवती ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म स्वीकार कर लिया और इस मौके पर बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के लोग मौजूद थे। शन्नो बानो अब सोनाली सरोज हो गई है। बड़ी धूमधाम से गांव के एक मंदिर में अमित नाम के युवक से शन्नो की शादी हुई और शादी के बाद न केवल धर्म बदला बल्कि नया नाम भी मिला। वर वधू ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लिए। विधि विधान से मंदिर में शादी की रस्में निभाई गई और एक दूसरे को वरमाला पहनाई गई। शादी में अमित के परिवार के सभी लोग शामिल हुए और सब अपनी नई बहू को पाकर काफी खुश हैं। हालांकि शन्नो के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। हिंदू युवा वाहिनी ने सनातन धर्म में शन्नो का स्वागत किया है। एमपी के कटनी से लापता अर्चना तिवारी को 11 दिन बाद आखिरकार जीआरपी भोपाल ने ढूंढ निकाला। अर्चना तिवारी को किसी ने गायब नहीं किया था बल्कि वो खुद गायब हुई थी। अब अर्चना तिवारी को पुलिस ने उनके परिवार को सौंप दिया है। अर्चना तिवारी के गायब होने के पीछे वजह रही उनकी शादी को लेकर बनाया जा रहा दबाव, जिससे बचने के लिए और सिविल जज की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए उन्होंने घर से भाग जाने का प्लान बनाया। 11 दिन तक ये प्लान कामयाब भी रहा। अपने साथियों विजय सिंह और सारंग की मदद से वो पहले कटनी से इंदौर पहुंची और फिर लखीमपुर खीरी चली गई। अर्चना तिवारी केस को सुलझाने के लिए जीआरपी ने जी जान लगा दी। 2000 से ज्यादा पोस्टर्स लगाए, रेलवे ट्रैक पर पैदल चले। हाल ही में सोनम और राजा के मामले के सामने आने के बाद पुलिस इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहती थी। लिहाजा पुलिस ने इस मामले को सॉल्व करने के लिए लगभग 70 लोगों की टीम बनाई और इस दौरान पुलिस ने 10 रेलवे स्टेशन सहित करीब 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इस अथक मदद के बाद अर्चना तिवारी को नेपाल से सटे यूपी के लखीमपुर जिले से बरामद किया गया। अर्चना के मिलने से परिवार और आस पड़ोस के लोग खुश हैं। हालांकि अभी तक अर्चना के परिवार को पुलिस ने भोपाल नहीं बुलाया। इस पूरे घटनाक्रम में एक लड़के का भी नाम सामने आ रहा है। वहीं यूपी के मेरठ में पुलिस के एक सिपाही ने सुसाइड करने की कोशिश कर रहे युवक की सीपीआर देकर जान बचा ली। वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई इस पुलिस वाले की तारीफ कर रहा है। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने पहले तो लात मारकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। इसके बाद किसी तरह दरवाजे को तोड़ा गया और युवक को कमरे से बाहर निकाला गया। इसके बाद शुरू हुआ युवक को बचाने का अभियान, जिसकी जिम्मेदारी खुद सिपाही सिद्धांत तोमर ने संभाली। सिद्धांत तोमर लगातार युवक को सीपीआर देते रहे। युवक बेहोश हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची, लेकिन यूपी पुलिस के सिपाही ने भी हिम्मत नहीं हारी। विशाल के घरवालों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सिपाही सिद्धांत को यकीन था कि विशाल की जान सिर्फ ऐसे ही बचाई जा सकती है। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया और युवक को अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल युवक का लड़की से विवाद हो गया था, जिसकी वजह से उसने ये खौफनाक कदम उठाया। घटना गंगानगर थाना क्षेत्र के कसेरू बक्सर इलाके की है। ऐसे दो, ऐसे 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 दो, ऐसे ऐसे दो, ऐसे दो। वहीं अलायंस एयर के एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में बैठे सभी यात्री सुरक्षित हैं। विमान ने गुवाहाटी से उड़ान भरी।
लेकिन कुछ मिनट बाद ही विमान में तकनीकी खराबी आ गई। विमान हवा में एक जगह रुक सा गया। विमान ने गुवाहाटी से कोलकाता के लिए उड़ान भरी थी। विमान में दिक्कत आने के बाद यात्रियों की सांसें थम गई। पायलट और क्रू ने सतर्कता के साथ तुरंत फैसला लिया और विमान को सुरक्षित गुवाहाटी एयरपोर्ट पर उतार दिया। सभी यात्री ठीक हैं, उन्हें आराम से बाहर निकाल लिया गया और जरूरी इंतजाम भी किए गए। अलायंस एयरलाइन का कहना है कि खराबी की वजह पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।